नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं प्रकाश टीवी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने डिस्कस किया कि बेंगलुरु में आरएसएस के प्रतिनिधि मंडल की एक मीटिंग होने जा रही है। उस मीटिंग में क्या क्या हो सकता है, हमने उस पर एक विश्लेषण किया था। और अब हम ये जानेंगे कि उस मीटिंग में क्या क्या हुआ। हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, जो अर्थ प्रकाश के चीफ रिपोर्टर हैं और इसके अलावा वो पॉलिटिकल एनालाइजर भी है और देश की राजनीति में, खास करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की राजनीति पर एक तीखी नजर वो बनाए रखते हैं हर समय। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार जिंदर जी, नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों बेंगलुरु में आरएसएस की 3 दिवस की जो एक मीटिंग हुई, आरएसएस के प्रतिनिधि मंडल में क्या क्या हुआ इस मीटिंग के दौरान? कैसी रही ये मीटिंग? मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस मीटिंग में क्या क्या फैसले लिए गए। देखिए राजेंद्र जी, आरएसएस की मीटिंग होती है अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जी। ये साल में एक बार मीटिंग होती है जी। ये रूटीन ही होता है, सदियों से सिस्टम बनाया आरएसएस का, वैसे मीटिंग हो रही है। लेकिन चूंकि ये मीटिंग इस बार यानी इसके जो क्या डिस्कशन होना है उसके बारे में लोगों को बहुत जिज्ञासा थी, क्योंकि इस साल के अंदर बहुत कुछ हुआ भारतीय जनता पार्टी में भी आरएसएस में भी। और ये जो मीटिंग है ना, इसमें आरएसएस अपनी परफॉर्मेंस देता है। यानी पूरे साल के अंदर आरएसएस जो भारतीय प्रतिनिधि सभा जो सबसे सर्वोच्च सभा मानी जाती है, उसमें बैठकर ये विचार विमर्श करते हैं कि पिछले साल से इस साल तक हमने क्या काम किया और उसके आगे का क्या हमारा क्या काम की रूपरेखा होगी वो बनाते, सदियों चलती आ रही है। तो इस जो ये मीटिंग हुई है, इस बार ये मीटिंग बेंगलोर के अंदर हुई थी, बेंगलुरु में, तो इसके बहुत मायने थे इस मीटिंग के। डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि साल में एक बार आरएसएस की एक प्रतिनिधि सभा होती है और उसमें विश्लेषण किया जाता है कि पिछले साल में हम लोगों ने क्या किया और किन चीजों पर काम करने की आने वाले समय में जरूरत है। लेकिन एक चीज हमेशा मेरे दिमाग में चलती है कि आरएसएस की जो मीटिंग्स है वो हमेशा साउथ में ही होती है। साउथ में ही क्यों होती है? देखिए, दिल्ली में उनका ऑफिस बहुत अच्छा है। अगर हम बात करें उत्तर भारत की, हालांकि उत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी धीरे धीरे अपने पांव मजबूत करती नजर आई, लेकिन आरएसएस की बात करें तो आरएसएस को यहां काम करने की जरूरत है, बावजूद इसके जो मीटिंग्स है वो साउथ में होती हैं। क्या कारण है? देखिए, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि पिछले 3 सालों से जो मीटिंगें हो रही हैं वो साउथ में हो रही हैं। इस बार बेंगलुरु में हुई, फिर केरला में हुई, तो इस तरीके से मीटिंग चल रही है। ये इसका कारण है कि आरएसएस साउथ को फोकस कर रहा है। अच्छा। क्योंकि नॉर्थ में इनकी पोजीशन ठीक है, साउथ में देख रहे हैं, जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, ये जो एरिया जो पड़ते हैं ना, केरला हो गया, ये एरिया फोकस करें कि वहां पर हम अपना जनाधार बढ़ाएं उस एरिया में। तो यही कारण है कि इस एरिया में ये फोकस कर रहे हैं साउथ में, कि साउथ में ये काम करके यानी कुछ हम वहां पर करके दिखाएं। तो ये आरएसएस की ये यहाँ पर मीटिंग इसलिए हो रही है कि साउथ में फोकस कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए कि ये जो प्रतिनिधि सभा हुई है, मेगा प्लान क्या आगे इसका? मैं बताता हूं। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा जो थिंक टैंक होता है, पहले मैं ये बताता हूं कि इसमें क्या क्या हुआ। इसमें सब कुछ डिस्कशन हुआ, लेकिन मेन फोकस ये था कि आरएसएस का आगामी जो मेगा प्लान क्या है वो क्या है। तो जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा है, तो उसमें बताता हूं कि जो आरएसएस है ना, कुछ लोग उसको बीजेपी से जोड़कर देखते हैं, लेकिन आरएसएस एक डिफरेंट चीज है। आपने देखा कि अपने अरुण जी ने, दत्तात्रेय हसबोले जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी वहां पर, तो वहां पर उन्होंने ये बताया कि आरएसएस एक संस्था है जो व्यक्ति निर्माण, चरित्र निर्माण का कार्य कर रही है। और हेड गवार जी यही कहते थे, डॉक्टर साहब जिन्होंने आरएसएस की स्थापना की थी, कि ये सदियों से सिलसिला चलता रहा है चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण का। लेकिन ये सौभाग्य है कि इस युग में ये काम आरएसएस कर रही है। आरएसएस का मेन यानी फोकस ये है कि हिंदुत्व को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन अब आप देखना, कुछ लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस पर्टिकुलर हिंदुइज्म पर है, क्योंकि आरएसएस के लिए ये दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। अच्छा। यहाँ पर माइनॉरिटी विंग भी पर ऐसा लगता है कि लगता है, मैं बताता हूं ना, ये माइनॉरिटी विंग भी है आरएसएस में। अब आप एक चीज बताइए,
मैं आपको क्लियर करता हूं कुछ फैक्ट्स, फिर हम बात करेंगे कि वहां पर क्या क्या हुआ। आरएसएस में गुरुजी राइटर थे, वो अच्छे सिंगर भी थे। उन्होंने ये लिखा, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। उन्होंने ये तो नहीं कहा हर बीजेपी की बाला देवी की प्रतिमा, हर बीजेपी का बच्चा 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 राम है। उन्होंने हर में कहा सभी कौम। डॉक्टर साहब, मैं माफी चाहता हूं, यहाँ पे रोकना चाहूंगा आपको। आप पूछिए, आप अपनी बात को कंटिन्यू जरूर रखिएगा आगे। आपने पिछली जितनी भी हमारी डिस्कशन हुई है उसमें एक बात कही कि जो आरएसएस है, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी की मां है। हाँ, यहां आप कहते हैं कि बीजेपी के साथ उसका नाम नहीं जोड़ा जाना चाहिए। नहीं, तो क्या कहना चाहते हैं? मैंने ये नहीं कहा जी। बीजेपी, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अब पूरा क्लियर होगा। हाँ। महाभारत में द्रोणाचार्य के शिष्य पांडव भी थे, कौरव भी थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना, शिक्षा एक समय दी गई। लेकिन आरएसएस की मीटिंग में हमेशा आइडियोलॉजी जो बीजेपी ने फॉलो की है, हमेशा मीटिंग में बीजेपी के रिप्रेजेंट जाते हैं, दूसरी पार्टी को जाते नहीं है। अगर वो भी जाएं, उनके लिए दरवाजे बंद तो नहीं है, वहां पर देखें तो उनको वो अपनी बात रखेंगे, तभी बात बनेगी ना। डॉक्टर साहब, हाँ, आज देश के प्रधानमंत्री हैं, वो संघ के प्रचारक रहे हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ, बहुत से बड़े नेता हैं जो संघ के प्रचारक रहे हैं। हाँ ठीक है, तो आरएसएस और कांग्रेस तो कभी इकट्ठी रही नहीं है। नहीं, मैं आपको वही चीज बता रहा हूं। आरएसएस, आपने खुद ही कहा कि आरएसएस बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की जननी है। ठीक है, ठीक है, जननी है। तो यहाँ आइडियोलॉजी, हाँ ठीक है, आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी डॉक्टर साहब, तो अब आपने प्रश्न किया, लेकिन आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा कि दूसरी पार्टी के लोग ना आए। वो कह रहे सारे हिंदुस्तान के लोग हैं। यानी कहने का मतलब आरएसएस ये चाहता है कि जो हिंदुस्तान, हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई पार्टियों में जाने से पहले एक बार यहां पर आए। हम देखिए, अगर हम कहीं जाएंगे नहीं तो हम उनकी संस्कृति कैसे समझेंगे। हमने ब्रेन में एक खाका बना लिया, ये कटनिज्म है आरएसएस। ठीक है, लेकिन आप अगर जाओगे, वहां पर बैठोगे, अनुशासन देखोगे, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। जरूरी तो नहीं कि आरएसएस ये कहता है कि आप हमें फॉलो करें, लेकिन एक जिज्ञासा के तौर पर भी जाना चाहिए ना। जब हम जाए, अपने आप में ब्रेन में छवि बना लेते हैं, वो छवि हॉरिबल होती है। यानी आप ये देखना, आरएसएस के भजन, मैं यहाँ पर बैठकर पर्टिकुलर आरएसएस को हम एनालाइज कर रहे हैं बैठकर, लेकिन दो बात करूं, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पे हम कभी भी, चाहे वो डॉक्टर साहब है, चाहे मैं है, हम किसी भी व्यक्ति विशेष का, पार्टी विशेष का, किसी भी मतलब संस्था विशेष का हम कहीं कोई प्रमोशन नहीं कर रहे हैं। हम लोग तो जनरल हम एनालाइज कर रहे हैं चीजों को, और जो हमारे देखा, मैंने खुद देखा। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब सवाल पे आता हूँ दोबारा, आपसे सवाल करते हैं। जी, एक मिनट, बात पूरी हो रही है। जी। अब और वो छोड़ दीजिए, आप खुद ही बन के जाए, एक बार शाखा में जाए, जहां संघ कार्यालय चले जाए, आपको देखो दूसरी बात अलग है। आप ये ना सोचना कि आप बीजेपी की बनना है, मैंने और पार्टी का न्यूट्रल होकर जाए, आपको वहां के कल्चर से अजीबोगरीब एक फीलिंग महसूस होगी, अच्छी फीलिंग। हाँ देखो, अच्छी चीज तो सभी को ग्रहण करनी चाहिए ना। अब इसमें बीजेपी आती है और कोई आता नहीं है, जो नेचुरली जो पार्टी आएगी उसकी आइडियोलॉजी मानते हैं, जिससे दिमाग में, लोगों के मन में बात बैठ चुकी है। और आप ये बताता हूं, आप क्या सोचते हो कि सारे लीडर बीजेपी के हैं? इसमें कुछ लीडर ऐसे भी हिंदुस्तान में एमपी हुए हैं। यहाँ पे मधुबनी से हुक्म नारायण यादव थे, हुक्म नारायण, ऐसी नाम था उनका। उन्होंने खुद कहा लोकसभा में कि मैं सुबह तो आरएसएस का झंडा उठाता था, शाम को जयप्रकाश आंदोलन के अंदर मैं अपने काम करते थे। ये बात नहीं, इसको ना हमने उसके साथ जोड़ लिया। और देखिए, और मैंने पहले भी कहा, आप हिस्ट्री देखिए ना, कि जो भी प्रचारक हैं, अब देखिए, अब आप कहोगे कि आरएसएस लोग बीजेपी में क्यों जाते हैं? मैक्सिमम लोग जा रहे हैं, उसका कारण ये है, उसका कारण ये है कि जो वहां के कल्चर है, आइडियोलॉजी, जिस जगह पर हम रहते हैं ना, जिस एटमोस्फेयर में हम काम करते हैं, उसी के जो सिमिलर नेचर वाली चीजें, नेचर उसमें बना चल जाता है। आरएसएस के और भी संगठन है, ये जो है, जो मीटिंग हुई है, उसमें अखिल भारतीय अपनी परिषद है तो जो मीटिंग हुई है, तो उसमें और संगठन के भी लाए सभी। बीजेपी उन संगठनों में से एक संगठन है आरएसएस का, बीजेपी के भी गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष गए उधर। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कुछ चर्चा हुई है कि नहीं? हाँ, क्या हो सकती है? हाँ, मैं बताता हूं आपके पर, जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे जो वहां पर जो उन्होंने आगे मेगा अपना, हाँ, मेरा सवाल यही था, वहीं पर मेगा प्लान का, मेगा प्लान में
आरएसएस ने साउथ पे फोकस करने किए, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि 33% जो मुस्लिम, जो 33% जो सॉरी जो लेडीज महिला मिला, उसका समर्थन किया। उसके बाद उन्होंने एक ये वहां पर प्लानिंग हुई, वो क्या कहते हैं, जो सिद्धांत है कि संघ और बीजेपी में तालमेल के साथ गवर्नमेंट चले, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जो लैंग्वेज, अच्छा उन्होंने एक और सिद्धांत दिया कि जो 30 करोड़ हिंदू हैं, जाति जनगणना, उसका समर्थन किया। और उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान के हर घर घर में जाकर हम ये बताएंगे कि हमारे देश के आगामी क्या है सिद्धांत। और उसके बाद जो बीजेपी और आरएसएस में तालमेल की बारे में डिस्कशन हुआ इसके बारे में। और जो सबसे बड़ी बात है, जो भाषा का दिक्कत, आरएसएस ने कभी ये नहीं कहा, जैसे वहां पर जाने से पता चला कि वो कहते जो हिंदी, दिल्ली वाले हिंदी बोले, महाराष्ट्र वाले महाराष्ट्र बोले, तमिल वाले तमिल, तमिल में हिंदी का चला था ना, विवाद चला था। वो कह रहे भाषा से मतलब नहीं है, हमने, हमारा मकसद एक फंडा है आरएसएस का कि हम हिंदू अपने क्या कहते हैं, एनईपी 2020 जो है वो हमारे प्रधानमंत्री का सपना है कि वो, उन्होंने सपने के दौरान हिंदी को पूरे देश में मातृभाषा, हाँ, नहीं, यानी उन्होंने कहने का मतलब है कि आरएसएस कि जिस प्रदेश की जो भाषा है, अगर वो उस भाषा में बात करते हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दिल्ली तो मैंने इसलिए कह रहे हैं ना, प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी नहीं कहा कि आप अपनी मातृभाषा को छोड़ो, उन्होंने कहा कि आप उसे जरूरी करो पढ़ाई में। अच्छा, और सुनिए, इसी के अंदर जो योगी जी का महाकुंभ हुआ, उसकी प्रशंसा की गई, नरेंद्र मोदी जी के कार्यशैली की प्रशंसा की गई। और देखिए, और उसमें स्पष्ट कहा कि टेररिज्म बर्दाश्त नहीं होगा। और जब ये ना तो बात हो रही थी, उसी टाइम अमित शाह जी लोकसभा में कहा कि हम टेररिज्म बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, जीरो टॉलरेंस नीति पर, टेररिस्ट वाली नीति पर जीरो टॉलरेंस, हाँ, हम इस पर भी कार्य करेंगे। यानी कहने का मतलब है कि मोदी जी ने खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैं प्रचारक था। और उन्होंने, सुनो, इंटरव्यू में कहा कि मेरा ये सौभाग्य है कि मैं इस संगठन से संस्था से निकल कर आया, मैं सौभाग्य है। अब ये बात होगी। अच्छा, योगी जी की जो पिछली इंटरव्यू में हमने डिस्कशन किया था, नरेंद्र मोदी वाला और योगी जी वाला, समझ गए, उसमें योगी जी की प्रशंसा की, इसमें मोदी सरकार केंद्र की और साथ में योगी उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की है। यानी आप ये दो करिए जोड़ेंगे ना, तो 30 को जो होगा वही वाला सिस्टम जो मैंने पिछली बार कहा था, रास्ते खुलते हुए नजर आ सकते हैं। हाँ, रास्ते खुलते नजर आ सकते हैं। और जो पिछली इंटरव्यू में मैंने कहा था ना आपको, योगी जी, संजय जोशी जी, ये नाम उभर कर आए हैं, इधर मोदी जी की हो गया, और मोदी जी सुरक्षित रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 75 साल वाली बात, उसी तरह के समीकरण जुड़ रहे हैं अब ये। अच्छा, और सुनिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात। अब नड्डा जी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला हो। अब देखिए, अखिल भारतीय जो प्रतिनिधि सभा में नड्डा जी आए, बच्चों की पक्ष रखा होगा उन्होंने, वो बयान तो भूलते, मैंने कहा आरएसएस हमेशा आरएसएस की खूबी है, वो दिमाग में रखते हैं। उन्होंने कन्विंस करने की कोशिश की होगी नड्डा साहब ने, भागवती से मुलाकात हुई है। अच्छा, अब वो फाइनल हो गया, वो बात राष्ट्रीय अध्यक्ष वाली बात बिल्कुल ठीक है, होगी ना। अब वहां से अब 30 तारीख को मोदी जी आ रहे हैं। अब ये मुझे एक चीज बताइए, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात होती, मोदी जी खुद तो नहीं आते फिर, इसका मतलब वो दूसरा नेक्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर भी काफी हद तक सूझता दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरएसएस के मेगा प्लान में मोदी 4.0 पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी आरएसएस में बताता हूं, आरएसएस के लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, और उसके अलावा जब वो बात करते हैं ना कि ऐसा हो रहा है, तो लोगों को ये लगता है कि हमारे बीच में से कोई मुद्दा उठ गया है। ये फैक्टर सुनते दिखाई दे रहे। बाकी जो होगा 30 तारीख को होगा, विश्लेषण करते हैं वो सब चीजों का। हाँ, देखिए, विश्लेषण करते हैं, और इनकी संस्कृति डिफरेंट है। अब मुझे एक चीज बताएं, अच्छा, औरंगजेब पर अपने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी अपने संघ के हसबोले जी की, उन्होंने कहा कि अब दाराशको की बात क्यों नहीं कर रहे, औरंगजेब को क्यों हाईलाइट किया जा रहा है। अगर आरएसएस मुस्लिम विरोधी होती, दाराशको भी तो वही था। ठीक कह रहे हैं आप। तो यानी आरएसएस ये कहते हैं कि जो राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना रखता है, उनके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो। तो इस तरीके से समीकरण बढ़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज बताइए, अब 30
मार्च को प्रधानमंत्री जी नागपुर जा रहे हैं। वो पिछले अपने कार्यकाल के दौरान 10-11 साल का कार्यकाल उनका लगभग हो गया है, इस पूरे कार्यकाल के दौरान वो कभी भी संघ कार्यालय नागपुर में नहीं गए। 30 तारीख को वो जा रहे हैं, क्या हो सकता है, किस तरह? मैं बताता हूँ। 30 तारीख को मोदी जी की मीटिंग से पहले अखिल भारतीय जो प्रतिनिधि सभा की मीटिंग हुई, उसके अंदर मैंने कहा था ना आपको कि इसमें बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके उन्होंने चर्चा होगी, लेकिन चर्चा हुई लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने कहा, अच्छा और सुनिए, संघ ने स्टेटमेंट आई है कि बीजेपी का इंटरनल मसला है, वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने। अब बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसे चुन सकती है बगैर संघ के उससे? वो संघ कह रहा है कि संघ, देखिए स्टेटमेंट देखिए आप कि बीजेपी की अंदरूनी प्रक्रिया है वो चुने, लेकिन बीजेपी कैसे चुन लेगी? हाँ, संघ बिल्कुल ठीक है इस मामले में, क्योंकि अगर वो कह रहे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके कह रहे कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, तो आप हम राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुन लो। बीजेपी क्यों चुन नहीं रही? क्यों मोदी जी आ रही है? कटाक्ष था ये। इसको हम देखो, इस बयान को हम दो तरीके से दे सकते हैं। नहीं, इसको आप कटाक्ष मान सकते नहीं, देखिए इस बयान के दो अर्थ हैं। अब ये अपनी शर्त है कि आप इसको कटाक्ष कहते हो कि क्या कहते हो, लेकिन इसके दो मायने हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये जो 30 तारीख वाला सिस्टम है, 30 तारीख को मोदी जी खुद आ रहे हैं। अच्छा, वहां पर प्रोग्राम है जी, हेडगेवार जी की ना स्मारक है, वहां पर श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं, और साथ में वहां पर जो अपने संघ के कार्यकर्ता हैं उनको क्या इस विजिट को राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जोड़ के देखा जा सकता है? हाँ, देखा जा सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ जोड़ा जा सकता है, और काफी हद तक ये 30 तारीख तक फाइनल हो जाएगा। और जो मैंने आपको कहा था पिछली बार कि मोदी जी की प्रधानमंत्री एज इट इज रहेंगे, ये वो 75 साल वाला फार्मूला मोदी जी पर लागू फिलहाल इस कंडीशन में होता, क्योंकि आरएसएस ने स्पष्ट इंडिकेशन दे दी है कि मेगा प्लान 4.0 पर काम करना आरएसएस ने शुरू कर दिया है। तो दोस्तों, आपने जाना कि बेंगलुरु में राष्ट्रीय जो आरएसएस की राष्ट्रीय प्रतिनिधि सभा हुई है, उसमें क्या कुछ हुआ, इसके बारे में डॉक्टर साहब ने आपको बड़ी डिटेल से बताया। और आने वाली 30 मार्च को प्रधानमंत्री नागपुर में जा रहे हैं आरएसएस के संघ कार्यालय में, वहां क्या हो सकता है, इस पर भी डॉक्टर साहब ने चर्चा की। आप अगर कुछ कहना चाहते हैं, आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।